सभी को गुड मॉर्निंग। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिविटी। उसमें अपन ने पढ़ लिया था रेडियो एक्टिविटी के प्रकार, रेडियो एक्टिविटी किरणें, रेडियो एक्टिव विखंडन और अर्धायु काल, औसत आयु। आज अपन पढ़ेंगे वो है रेडियो आइसोटोप डेटिंग। रेडियो आइसोटोप डेटिंग क्या है? इस प्रक्रिया में जो भी मृत जीवाश्म है, पेड़ पौधे हैं, चट्टानें हैं, पृथ्वी है, उनकी क्या है आयु का निर्धारण किया जाता है। किस आधार पर? जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है ना, जो रेडियो एक्टिव है जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, उसकी मात्रा के आधार पर जो भी मृत जीवाश्म, पेड़ पौधे, पृथ्वी, चट्टान, उनकी क्या है आयु का निर्धारण किया जाता है। इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं रेडियो आइसोटोप डेटिंग। ठीक है। अब एक आता है अपने पास, वह है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में क्या होता है? इसमें जो मृत जीवाश्म है, मृत जीवाश्म, पेड़ पौधे, की आयु का निर्धारण किया जाता है। जो कार्बन डेटिंग है, इसका आविष्कार है शिकागो विश्वविद्यालय के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था विलियम लिब्बी, और उनके साथियों ने क्या है कार्बन डेटिंग का क्या है आविष्कार किया था। कब? 1949 में। इन्होंने सर्वप्रथम क्या है जो लकड़ी है, लकड़ी की क्या आयु का पता लगाया था। और 1949 में जो कार्बन डेटिंग की क्या है आविष्कार के लिए उन्हें 1960 में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। जो कार्बन डेटिंग विधि है ना, इसमें जो कार्बन के जो समस्थानिक है, एक है 6C12, 6C14। ये जो 6C14 है, ये क्या है? एक कार्बन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। और जो इनकी जो हाफ अर्ध आयु है वो होती है 27 वर्ष। इनके अनुपात करके जो कार्बन के जो समस्थानिक है 6C12, 6C14, इनके अनुपात के आधार पर जो मृत जीवाश्म, पेड़ पौधे हैं, उनकी आयु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। तो और इसके आगे है वो है जैसे अपने पास एक होता है यूरेनियम डेटिंग। तो पहला अपने पास वो हो गया कार्बन डेटिंग।
एक आता है यूरेनियम, यूरेनियम डेटिंग। इसमें क्या होता है, जो निर्जीव वस्तु है, जैसे पृथ्वी है, चट्टान है, उनकी क्या है, आयु का निर्धारण किया जाता है। एक होता है अपने पास पोटेशियम आर्गन डेटिंग। इसमें क्या है, जो बहुत पुरानी चट्टान होती है, पुरानी चट्टानों का क्या है कि आयु का निर्धारण किया जाता है। ये जो कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग और पोटेशियम आर्गन डेटिंग है, ये क्या है, जो ये रेडियो आइसोटोप डेटिंग है, इनके क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अब जो अपना अगला है वो है रेडियो एक्टिव समस्थानिक के उपयोग। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उनके समस्थानिकों का क्या है, क्या उपयोग है, उनका उपयोग क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने लगा है। जैसे अपन अभी क्या पढ़ रहे थे, आयु का निर्धारण। जो मृत जीवाश्म, पेड़ पौधे, चट्टान, पृथ्वी, इनकी क्या है, आयु निर्धारण। और इनमें क्या जाता है, जो जमीन के अंदर धसी होती है ना, जमीन में धसी, जल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन है, तेल पाइपलाइन है, उनमें क्या है, जो ज़मीन के अंदर जो जल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन है, वो धसी होती है, उनमें कभी क्या है, रिसाव होने लग जाए, जैसे उनमें कोई छेद हो जाए, उनका पता भी क्या है, जो रेडियो एक्टिव तत्व के जो समस्थानिक है, उनसे क्या है, पता लगाया जाता है। ठीक है, और इनका उपयोग जो मानव शरीर है, मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाने, और जो इनका उपयोग क्या है, तो मानव शरीर में क्या है, विभिन्न प्रकार की जो भी ट्यूमर होती है, उनका पता लगाने में किनका प्रयोग किया जाता है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इनका उपयोग किन में किया जाता है, जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, उनके देह में भी किनका प्रयोग किया जाता है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इनका जो प्रयोग है वह पाचन तंत्र का अध्ययन करने में, पाचन तंत्र का अध्ययन करने, पाचन तंत्र का अध्ययन करने में भी क्या है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव समस्थानिक अपने पास कौन कौन से हैं, जैसे अपन पढ़ रहे थे, कार्बन के समस्थानिक हो गए, तो कार्बन के समस्थानिक थे, उनमें अपन ने पढ़ा था जो मृत जीवाश्म पेड़ पौधे हैं, उनकी आयु का निर्धारण। यूरेनियम है, जो यूरेनियम के समस्थानिक है, उनका उपयोग क्या है, जो चट्टान है, पृथ्वी है, उनकी आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एक समस्थानिक है,
कोबाल्ट 60। इसका प्रयोग है वो कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में। जो कोबाल्ट के समस्थानिक है उनका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अपने पास आयोडीन है, आयोडीन के जो समस्थानिक है इनका उपयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में। अपने पास लोहा है, लोहा के समस्थानिक यानी आयरन के जो समस्थानिक है, जो आयरन के समस्थानिक है इनका उपयोग एनीमिया रोग में, एनीमिया रोग की जांच करने में, एनीमिया रोग का पता लगाने में। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो भी क्या है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो समस्थानिक है उनका उपयोग क्या है विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक, अगला है नाभिकीय ऊर्जा। जिसे अपन कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाभिक में परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? अपन नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी जो नाभिक के द्रव्यमान में क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन से प्राप्त ऊर्जा। यानी जो उनके जो नाभिक में जो द्रव्यमान में जो क्षति होगी, वो क्षति जो द्रव्यमान में जो कमी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। एक अपन ने देखा था, एक है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है वो क्या है? E बराबर mc²। या E क्या है? E है ऊर्जा, m क्या है? m है द्रव्यमान शक्ति, और c क्या है? प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी आइंस्टीन का ये जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या कहता है कि जो द्रव्यमान में जो क्षति, द्रव्यमान में जो कमी होगी ना उतनी क्या है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। यही क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। तो नाभिक की ऊर्जा में क्या होता है? इसी जो द्रव्यमान में जो क्षति होगी वो क्या है? ऊर्जा में जो परिवर्तन से जो प्राप्त ऊर्जा होगी उसी को अपन कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ये नाभिकीय ऊर्जा है वो 2 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक तो है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। एक होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन क्या है? विखंडन यानी टूटना। इसमें क्या होता है? एक बाहरी नाभिक वो क्या है? 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है और साथ में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। और नाभिक के संलयन में क्या होता है? नाभिक के संलयन में कोई 2 ऐसे एटम, 2 परमाणु है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो एक परमाणु कन्वर्ट हो जाएंगे।
इसमें भी क्या है, इसमें भी ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, तो पहला है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन में क्या होगा, इसमें एक बारीक इसमें टूट जाएगा, दो हल्के नाभिकों में, और साथ में क्या है, ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो सन 1939 में जर्मन वैज्ञानिक थे ओटो हैन एंड स्ट्रोसमान। ओटो हैन एंड स्ट्रोसमान, ये दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया जो यूरेनियम का समस्थानिक है, यूरेनियम, इस पर क्या करते हैं, इस पर अगर मंद वेग वाले मंद वेग वाले अगर न्यूट्रॉन का प्रहार करते हैं तो ये क्या है, ये बेरियम एंड क्रिप्टॉन, अगर यूरेनियम के ऊपर क्या है, मंद वेग वाले न्यूट्रॉन का अगर अपन प्रहार करेंगे तो यह दो नाभिक बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या है, टूट जाता है, और साथ में क्या है, 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं और ऊर्जा मुक्त, विशाल ऊर्जा क्या है, मुक्त होती है। ठीक है, जैसे ये आ गया यूरेनियम। अपन प्रहार करेंगे मंद वेग वाले किसका, न्यूट्रॉन का, क्या हो जाएगा, ये दो परमाणु, जो दो नाभिक के जो परमाणु है उनमें कन्वर्ट होगा, एक होगा बेरियम और एक होगा क्रिप्टॉन। ये तो हो गया बेरियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 56, और ये होता है क्रिप्टॉन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 36। ठीक है, और साथ में क्या होंगे, 3 न्यूट्रॉन और क्या होंगे, मुक्त होंगे, और विशाल ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो ये 3 न्यूट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, ये पुनः क्या है, यूरेनियम पर क्या करेंगे, प्रहार करेंगे। तो पुनः क्या है, इसी तरीके से क्या है, विक्रिया चलती रहती है। इससे अपन क्या कह सकते हैं, श्रृंखला विक्रिया कह सकते हैं। यानी क्या है, ये एक चैन बना लेगी, जिसमें इसमें 3 न्यूट्रॉन है वो क्या है, मुक्त होते हैं। ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे, पुनः यूरेनियम पर क्या है, प्रहार करेंगे, पुनः ये विक्रिया इसी तरीके से कंटिन्यू चलती रहेगी। ये क्या एक श्रृंखला बनाने लेगी, यानी एक चैन बना लेगी। इसे अपन कहते हैं नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम, उसको अपन बोलते हैं एटम बम, उसमें क्या है, यही अभिक्रिया होती है, कौन सी, श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तीव्र वेग से जो श्रृंखला अभिक्रिया वो किसमें होती है, परमाणु बम में होती है। इसमें जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, इसको क्या है, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में क्या है, संपन्न करवा के जो ऊर्जा विमुक्त होती है, उस ऊर्जा को क्या है, काम में लिया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या हो गया, नाभिकीय विखंडन में कोई एक भारी नाभिक होता है, वो नाभिक क्या करेगा, छोटे छोटे नाभिकों में क्या है, टूट जाएगा, और साथ में क्या है, ऊर्जा का क्या है, उत्सर्जन करेगा, यानी ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, इसके लिए 1939 के अंतर्गत जर्मन साइंटिस्ट थे, एक था ओटो हॉर्न, एक था स्ट्रोसमान।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो यूरेनियम का समस्थानिक है 92 यूरेनियम 235 यानी 2 यूरेनियम 235 है, उस पर क्या है, अगर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन का अपन प्रहार करते हैं तो वह दो नाभिकों जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या है टूट जाता है, और साथ में क्या है 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं और ऊर्जा भी मुक्त होती है। ठीक है, तो जो 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पुनः यूरेनियम पर क्या है प्रहार करते हैं। इसी तरीके से ये क्या है विक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, एक श्रृंखला बना लेती है, एक चैन बना लेती है। इससे अपन कह सकते हैं नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। जो परमाणु बम होता है यानी एटम बम होता है उसमें क्या है यही अभिक्रिया होती है, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। जो परमाणु नाभिकीय रिएक्टर है उसमें क्या है, जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया संपन्न करवा के जो ऊर्जा विमुक्त होती है उसको अपन ऊर्जा को अपन क्या है काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब अपना अगला है वो है नाभिकीय संलयन। है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में तो एक बाहरी नाभिक है वो क्या है 2 हल्के नाभिकों में क्या है टूट जाता है। ठीक है, और साथ में क्या होती है ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है 2 हल्के नाभिक वो क्या है संयुक्त होकर एक बाहरी अस्थायी नाभिक इसमें क्या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में 2 हल्के नाभिक है वो संयुक्त होकर एक भारी स्थायी नाभिक का क्या है निर्माण करते हैं। साथ में क्या होगी भारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होगी। जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है इसमें क्या है हमेशा द्रव्यमान की क्या है क्षति होती है, और ये जो द्रव्यमान की क्षति है वो आइंस्टाइन के जो समीकरण है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc², इसके अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। इस अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए यह विक्रिया है वो अति उच्च ताप करीबन 10 लाख डिग्री सेल्सियस इतने तापमान की क्या है, इतने तापमान पर यह विक्रिया संपन्न होती है। हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन बम है वो इसी अभिक्रिया पर क्या है आधारित होता है। हाइड्रोजन बम क्या है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा प्रकाश ऊर्जा वो किन से प्राप्त होती है नाभिकीय संलयन, यानी इन्हीं क्रिया पर क्या है ये सूर्य से प्राप्त ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा क्या है आधारित है। ठीक है, एक अपन ने पढ़ा था वो है एटम बम परमाणु बम। वो तो किस पर है, वो तो है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन। और जो हाइड्रोजन बम है वो क्या है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम है वो परमाणु बम से क्या है बहुत ज़्यादा क्या है शक्तिशाली होता है। ये थोड़ा सा क्या है ध्यान रखना हमें, हमेशा इनमें कन्फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर है और परमाणु बम क्या है नाभिकीय विखंडन पर है। जो हाइड्रोजन वाली प्रक्रिया है वो क्या है 10⁻⁶ सेकेंड इतने समय में भी क्या है संपन्न हो जाती है। उसके बाद में जो न्यूट्रॉन मुक्त होता है वो क्या है पुनः है नाभिक पर क्या है प्रहार करेगा। उसके बाद में ये क्या है अभिक्रिया पुनः बहुत इतनी जल्दी होती है कि इसमें इतनी ऊर्जा विमुक्त होती है, इसीलिए क्या है हाइड्रोजन बम है बहुत ज़्यादा क्या है शक्तिशाली है। जैसे ये हाइड्रोजन के क्या है ये समस्थानिक है, ये क्या करेंगे एक अस्थायी नाभिक का निर्माण करेंगे
साथ में जो न्यूट्रॉन मुक्त होगा और ये ऊर्जा मुक्त होगी। जो न्यूट्रॉन है क्या है, पुनः प्रहार कर देगा और इतनी जल्दी होती है ये विक्रिया कि इसमें क्या है, ऊष्मा भारी मात्रा में क्या है विमुक्त होती है। इसीलिए जो हाइड्रोजन बम है वो क्या है, सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, अब अपन ने आज नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इनके बारे में डिस्कस कर लिया है। नाभिकीय ऊर्जा के क्या क्या उपयोग है वो अपन आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। उससे पहले कल एक थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो गई थी। क्या हो गई थी? जो रेडियो सक्रियता है, अपन ने खोज के बारे में लिखा था हेनरी बेकरल। कल क्या है, अपन ने 1898 अपन ने क्या है लिख दिया था, लेकिन वो क्या है 1896 में खोज हुई थी। कल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। कल के जो वीडियो है उनके आखिरी में ये देख लेना, 1896 हेनरी बेकरल ने की थी रेडियो सक्रियता की सर्वप्रथम खोज। ठीक है, अब जो अपने आगामी कक्षा है उसमें अपन नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग, परमाणु रिएक्टर, जो नाभिकीय रिएक्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर इस टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अपन बनते हैं वो अपन क्या है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर अपना हमारा जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।